नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं या सीजीव्यापम की तैयारी करते हैं तो बजट तो पढ़ना पड़ेगा। बजट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बजट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर एग्जामिनेशन में। जो भी सीजीपीएससी के अंदर कंडक्ट किया जाता है या छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सीजीव्यापम या सीजीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें बजट से क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूरा बजट का एक समरी देखेंगे कि बजट में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या एक्शन लिया गया है। अगर आप इसको करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक बेनिफिट मिलेगा। बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ये बजट है 2025 से लेके 26 के बीच में। बजट वो होता है जो नेक्स्ट ईयर, जो अभी करंट ईयर चल रहा है और नेक्स्ट ईयर तक जो पास होता है उसके लिए बजट पेश किया जाता है। मीन्स आपको कोई काम करने के लिए बजट को पेश किया जाता है। आपके पास पैसा कितना है जो आप उस साल काम करने वाले हैं, उसी पैसे के बलबूते। तो बजट जो हुआ है, पास हुआ है आपका 25 और 26 के लिए। इसमें बजट के अंतर्गत ज्ञान के लिए गति, ज्ञान के लिए गति जो वर्ड है, ज्ञान के लिए गति। अब ज्ञान क्या है इसमें? ग से है गरीबी, य से है युवा, आ से है अन्नदाता, ना से है नारी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ज्ञान का क्या अर्थ है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ग से होता है गरीबी, य से होता है युवा, आ से होता है अन्नदाता, ना से होता है नारी। अब उसके लिए गति, गति के लिए क्या बोला है उसमें? ग से फॉर दिस गुड गवर्नेंस या सुशासन। अ से ले एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो अधोसंरचना विकास में तेजी। ट से है टेक्नोलॉजी और ई से है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब ये चारों पार्ट ही क्या करेगा? डेवलपमेंट की ओर ले जाएगा। जो पिछले वर्षों की प्रगति पर आधारित और 2030 के लक्ष्यों की ओर तेजी से प्रगति के लिए ज्ञान के लिए गति थीम। ज्ञान ये थीम है, यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा इस साल 2025-26 का। थीम क्या था बजट का? तो ज्ञान के लिए गति। तो ये पास किया गया है। अब क्या है इसका आगे का देखते हैं और इम्पोर्टेंस क्या है। गति क्या है? गति गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस कहाँ कहाँ? शासन में सुधार होना चाहिए, आपका बेहतर सेवा वितरण, नागरिक सहभागिता, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण, पारदर्शिता और जवाबदेही। तो इस पर गवर्नमेंट काम करने वाली है इस साल। इसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाली है। एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये क्या है? ये अधोसंरचना जो आपका डेवलपमेंट होगा उसके लिए विकास में प्रोत्साहन हो गया, रोजगार के अवसर हो गया, निजी निवेश नीतियों में सुधार और व्यवसाय करने में आसानी। तो ये हो गया एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंज होने वाला है? अत्याधुनिक प्रगति, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सेवा वितरण को बढ़ाना और उन्नत विश्लेषण। तो इसमें टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएगा। टेक्नोलॉजी में भी चेंज करके छत्तीसगढ़ को ऊपर उठाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ऊपर उठाना है और गुड गवर्नेंस को भी बेहतर करना है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनरल्स और सोर्स हमारे ही यहाँ हैं। तो इसके लिए औद्योगिक विकास, नई औद्योगिक नीति, रोजगार बढ़ाना और रोजगार देने वाले उद्योगों को आकर्षित करना। अब ये रोजगार बढ़ाना किस तरह से बढ़ाना है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अब बजट का आकार कैसा है? देखो 2025 तक आते तक बजट का आकार कैसे चेंज होते गया है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग चालू किए। कब बना हमारा स्टेट? 2001 से बना। तो 2001 में 5,705 करोड़ का बजट था। 2010 में हमारा 24,000 के आसपास बजट हुआ। 2020-21 में 95,000 हो गया बजट। और 24-25 में हमारा बजट हो गया 1,47,446 रुपये, लाख करोड़ में। तो इतना बजट हुआ और अभी 25-26 में हम पहुंचने वाले हैं 1,65,000 के आसपास टारगेट रखा गया है।
इस बजट के आधारित पर अगर हम काम करते हैं तो यहाँ तक हमको प्रॉफिट होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा बजट यहाँ तक पहुँचना चाहिए। अब इतना बजट पास हुआ है 147446। अब इसको हमको यहाँ तक पहुँचाना है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सही तरीके से काम करना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं 2025-26 में एक नज़र जो है बजट में राजस्व प्राप्ति में बजट अनुमान था 24-25 में कितना था, 1,25,900। और बजट अनुमान कितना है, 1,41,000। कितना परसेंट का वृद्धि दिख रहा है, 12% का दिख रहा है। राज्य का राजस्व कितना, 68,400 है ना। बजट अनुमान कितना है, 76,000। इसमें 11% का भी ग्रोथ दिख रहा है। ऐसे करके देखते हैं तो कुल व्यय देखते हैं, अगर इसकी कुल प्राप्ति है, कुल प्राप्ति कितना है, 1,47,500। और बजट अनुमान कितना है, तो 1,65,100 जो है 12% की ग्रोथ के साथ हमको आगे बढ़ना है। अभी लगातार चलेगा, हमारा वृद्धि रेट जो है वो 12% के साथ चल रहा है। ये 24-25 के लिए था, ये 24-25 के लिए था, ये 25-26 के लिए था। अभी हमारा जो बजट पास हुआ है उसके बेस पर 1,65,000 इतना हुआ है। तो कुल व्यय जो है 1,47,446 है। और 25-26 के लिए कितना है, 1,65,000। 12% ग्रोथ के साथ हमको आगे बढ़ना है। अब राजकोषीय जो घाटा है कितना है, राजकोषीय घाटा है 2.90 था। कब, 2024-25 में था ये। और इस साल 25-26 में कितना हो जाएगा, 2.97। मतलब ये राजस्व कोषीय घाटा है हमारा बढ़ेगा। पिछले साल जो था राजकोषीय घाटा कम था और इस साल राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। आगे देखते हैं प्राप्तियां। प्राप्तियां के अंदर क्या क्या है उसको देखते हैं। प्राप्तियां का यहाँ सीधा अर्थ है कि आपको पैसे कहाँ से प्राप्त होंगे। 2025-26 में पैसे आपको कहाँ से प्राप्त होंगे। तो कुल प्राप्ति राजस्व प्राप्तियां कौन सी है, तो इतने पैसे प्राप्त हुए और 25-26 में इतना टारगेट रखा गया है कि आप इतना पैसा प्राप्त करेंगे। तो 2025-26 में 12% के साथ हमको ग्रोथ करना है, ताकि हम पैसे को अच्छे से कलेक्शन कर सकें। राज्य का राजस्व 68,000 2024-25 में था। 25-26 में कितना, 76,000। 11% के साथ वृद्धि दर रहेगा। केंद्र से प्राप्ति कितना थी, केंद्र से 2024-25 में हमको 57,500 करोड़ प्राप्त हुआ था। 25-26 में हमारा टारगेट है कि हमको 65,000 प्राप्ति हो, जो 13% के साथ ग्रोथ हो। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत है शुद्ध लोक ऋण हो गया, उधार एवं अग्रिम की वसूली हो गया, लोक लेखाओं में शुद्ध प्राप्ति हो गया। तो पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत कितना, 21,600। और 25-26 में 24,100 करोड़ में हमको प्राप्ति करना है। तो ये भी 12% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना है हमको, ताकि हम अच्छे से प्राप्ति कर पाए। तो कुल प्राप्ति अगर देखा जाए 24-25 में तो कितना है, 1,47,500। और 25-26 के अंदर का टारगेट है हमारा 1,65,100 करोड़ रुपीस हमको प्राप्ति होने वाला है। जब हम जैसा आप अपने जेब से पैसा लगाते हैं तो आप भी चाहते हैं ना कि उससे कितना पैसा आपको प्राप्त हो। तो जैसा आप बजट लगाएंगे उसी के हिसाब से आप उसको टारगेट रखते हैं कि इतना पैसा आपको प्राप्त होना चाहिए। तो ये प्राप्तियां वही है जिससे आप पैसा प्राप्त करेंगे। अब 2025-26 के लिए एक प्राप्तियां देखेंगे। इसके अंतर्गत आय की प्राप्ति आपका जो इनकम है कितना हुआ, 1,41,40,000। 80% ग्रोथ हुआ। आपका पूंजीगत प्राप्तियां, आय से जो आपको कितना पैसा मिला, आय से मिला आपको 1,41,40,000 करोड़, मतलब 85
15% हो गया। पूंजीगत प्राप्ति कितना हो गया आपका 24,100, मतलब 15% आपका ग्रोथ हुआ था। टोटल प्राप्ति आपको कितना हुआ 1,65,000। ये टारगेट रखा गया है ताकि आप इसको प्राप्त कर सकें। अब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होगा, है ना, उसको देखते हैं। देखो पैसे कैसे आते हैं उसके बारे में डिटेलिंग है। तो आय से डायरेक्ट हमारे पास कितना आता है 85% आता है। पूंजीगत प्राप्ति कितनी होती है 15% होता है। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो गया 100%। अब इस 100% को जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल कितनी प्राप्ति होंगे 1,65,100 करोड़ रुपया हमको प्राप्त होता है। अब ये एक चार्ट है, इसके अनुसार बताया गया है। जैसे कैपिटल रिसिप्ट जो है, कैपिटल रिसिप्ट ये 15% जो है यहाँ पे आया। और ये किसके थ्रू होता है, नेट पब्लिक अकाउंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस, जो इसके थ्रू यहाँ से पैसा प्राप्त होता है। और जो 85% है 85% जो है वो जो होता है वो कहाँ से होता है, कुछ भारत सरकार के द्वारा स्थानांतरण होता है। भारत सरकार के द्वारा 39% स्थानांतरण किया गया, हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया। और बाकी जो है 40% जो टैक्सेस थे, टैक्स के द्वारा राज्य राज्य का अपना जो टैक्सेस सिस्टम है उसके थ्रू जो प्राप्त किए वो 40% है। तो दोनों मिला के कितना हो गया 85%। तो टोटल हो गए 100%। 100% में कितना मिल गया आपको 1,65,100। तो ये आपको बजट के रूप में प्राप्त हुआ। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से रुपये का आना। रुपये का आना तो इसी को दर्शाया गया है कि स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, स्टेट और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये दो हैं। तो इसमें कितना राज्य को कितना मिलता है 40% मिलता है। शेयर ऑफ स्टेट इन यूनियन टैक्स एंड ड्यूटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना करता है, ग्रांट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना 39%। ये दोनों मिला के 39% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है। और राजस्व कितना है इसका 40% है। अब नेट पब्लिक डेब्ट और रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसमेंट और नेट पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट, इससे मिलाकर हमको कितना मिलता है 15% आपको पैसा मिल जाता है। अब रुपये का जाना आना तो हो गया, अब रुपया जाएगा भी ना जहाँ आप खर्चा करते हैं। तो प्रतिबद्धता व्यय कितना है 34% है। सहायता एवं सब्सिडी के लिए 40% है। पूंजीगत व्यय कितना है 16% है। और अन्य कितना है 10% है। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ का पैसा सहायता और सब्सिडीज में ही चला जाता है। हमारे पास कितने बचते हैं, बस इतने ही बचते हैं। बाकी तो सहायता करने में और सब्सिडीज करने में तो कहाँ से ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ ही नहीं कर पाते हैं। जबकि प्रोडक्शन स्टेट है, इतना पैसा होने के बाद भी हम छत्तीसगढ़ को ठीक से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रमुख विभागों के बजट में वृद्धि। अब कौन कौन से विभाग है जहां पर बजट में वृद्धि हुआ था, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में 119% का इस साल वृद्धि कर दिया गया है। चलो भाई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 100% का वृद्धि किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता में 47% का वृद्धि किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में 45% का वृद्धि किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी में 43% का वृद्धि किया गया है। परिवहन विभाग में 37% का वृद्धि किया गया है। जनसंपर्क विभाग में आपका 24% का वृद्धि किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग में 21% का वृद्धि किया गया है। पशुपालन विभाग में आपका 20% का वृद्धि हुआ है। जल संसाधन विभाग में आपका 20% की वृद्धि हुआ है। लोक निर्माण विभाग में 19% की वृद्धि हुई है। तो इसको देखना जरूरी है कि सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुआ है, वाणिज्य विभाग में है। वाणिज्य विभाग के बाद आपका हुआ है खेल एवं युवा कल्याण में हुआ है। खेल एवं युवा कल्याण में आपका ये दोनों में सबसे ज्यादा बजट में वृद्धि किया गया है। अब आवंटन की बात देखते हैं। प्रमुख विभाग में जो बजट है, बजट में सबसे ज्यादा आवंटन की बात करते हैं तो आवंटन कहाँ हुआ है उसको देखते हैं। तो सबसे ज्यादा स्कूली शिक्षा विभाग को किया गया है। कितना किया गया है 22,300
56,000 करोड़ रुपया सबसे ज़्यादा स्कूली विभाग को किया गया है। मतलब स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा आवंटन किया गया है। अब 22,356 जब इतना बजट, भारी भरकम बजट अगर स्कूली विभाग को आवंटन किया गया है तो छत्तीसगढ़ का एजुकेशन का लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, पर वास्तविक में है क्या? नहीं है। तो उसी को सुधार करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। देखना है आगे कि वाकई में गवर्नमेंट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। वैसे भी छत्तीसगढ़ एजुकेशन के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ एक अलग बोर्ड चलता है जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन के लिए तो ठीक ठाक है, पर यूपीएससी और एसएससी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन के लिए इसका सिलेबस ठीक नहीं है। तो इसको वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए और स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य करते रहना चाहिए, जिससे स्कूली शिक्षा का विकास हो सके। और छत्तीसगढ़ को रियल में अगर डेवलपमेंट करना है तो स्कूली शिक्षा का डेवलपमेंट करना जरूरी है। एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जिससे आप छत्तीसगढ़ का विकास कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में रिसोर्सेस और पैसे की कमी नहीं है, यहाँ मेन कमी है लोगों को अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, जो छत्तीसगढ़ को विकसित कर सकता है। आगे देखते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। तो सेकंड नंबर में यही है। थर्ड है आपका कृषि विभाग। कृषि विभाग में इतना पैसा पास किया गया। लोक निर्माण विभाग में आपका 9,501 किया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग में इतना किया गया है। गृह विभाग में 8,380 किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग में आपका 8,245 किया गया है। सब लाख करोड़ में है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 8,040 आपका पैसा आवंटित किया गया है इसको, है ना। ऊर्जा विभाग में आपका 7,055 किया गया है और नागरिक प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत 6,044 आपको पैसा दिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में आपका 5,300 आपको पैसा दिया गया है। अगर इसको देखते हैं तो यह बहुत अच्छा एक बजट अनुमान है जो इसका डेवलपमेंट के लिए, छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये तीन जो है ना, स्कूली विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग, ये छत्तीसगढ़ की मुख्य धारा है जिसको अगर डेवलप किया जाए तो छत्तीसगढ़ का विकास आसानी से किया जा सकता है। मुख्य विभागों का आप बजट में हिस्सा, तो स्कूली विभाग का बजट में हिस्सा कितना है? 12%, है ना। पंचायत एवं ग्रामीण विकास का कितना है? 10%। कृषि विकास एवं कल्याण विभाग में 8%। लोक निर्माण विभाग में कितना है? 5%। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता में 5%। गृह विभाग में आपका 5% है। महिला एवं बाल विकास विभाग में 5% है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 4% है और ऊर्जा विभाग में 4% है। नागरिक प्रशासन एवं विकास विभाग में 3% है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में 3% है। जल संसाधन विभाग में 2% है। राजस्व विभाग में 2% है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में भी 2% है। अब प्रमुख योजनाएं देखते हैं जहां पर गवर्नमेंट का फोकस है और उसमें गवर्नमेंट ने पैसा डाला है, जैसे जिसमें काम करना है तो कृषि उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट कृषि के डेवलपमेंट के लिए, किसानों के डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपया डाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, भाजपा गवर्नमेंट है तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक फोकस योजना है जिसमें लोगों के लिए घर बनाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 85,000 करोड़ डाला है। महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 5,500 करोड़ डाला गया है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 4,500 करोड़ डाला गया है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन में भी 45
100 करोड़ रुपया डाला गया है। सब डेवलपमेंट है, ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, तो कुछ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या कोई फूड से रिलेटेड डेवलपमेंट है। जो है गति का ही डेवलपमेंट किया जा रहा है। 5 PHP तक के कृषि पंप को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए आपको 35,000 करोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत आपको 28,000 करोड़ दिया गया है। समग्र शिक्षा के लिए 1981 करोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 18,500 करोड़ दिया गया है। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए आपको 1,500 करोड़ रुपया दिया गया है। सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत 8,075 करोड़ रुपया दिया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना और सबके लिए भी आवास योजना, तो दोनों को मिला के एक ही बना देते इसको। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एक अलग से 738 करोड़ रुपया पास किया गया है। जनमन सड़क निर्माण योजना 500 करोड़ रुपया पास किया गया इसमें। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना 200 करोड़ रुपए पास किए गए हैं। 150 शहरी और 1200 ग्रामीण आंगनबाड़ी के लिए पास किया गया है। नवीन पहल कौन कौन से है उसको देखते हैं। नवीन पहल के अंतर्गत है मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना। आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री ने नगर उत्थान योजना क्या है। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना क्या है। मुख्यमंत्री परिवहन योजना क्या है। मुख्यमंत्री बाईपास और रिंग रोड निर्माण योजना, ये नवीन पहल है, इसके अंतर्गत अभी सरकार के द्वारा काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप, PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना, कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज, 12 नर्सिंग कॉलेज और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी SSIP, स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा बजट पास किया गया है ताकि उसको और बेहतर बनाए जा सके। जी फॉर गुड्स, आगे देखते हैं। जी फॉर गुड गवर्नेंस या सुशासन, सरकारी वित्तीय संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अगली पीढ़ी के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन करना गुड गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। ये है दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए आगे बढ़ना। फाइलों के ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए ई फाइल प्रणाली का कार्यान्वयन करना। अटल निगरानी पोर्टल जो है मुख्यमंत्री डैशबोर्ड का विकास, जो सरकारी परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक देने के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड प्रदान करेगा। ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली, खनिज ऑनलाइन 2.0 का उन्नयन करना गुड गवर्नेंस के अंतर्गत है, ये जी के अंदर रहते हैं। सरकारी योजनाओं और योजनाओं में नागरिकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना करना। अचल संपत्ति बिक्री खरीदी का फेसलेस और पेपरलेस पंजीयन के लिए गुड गवर्नेंस का उपयोग करना। IIM, IIT, IIIT जो रायपुर के सहयोग मुख्यमंत्री शासन के फेलोशिप के अंतर्गत होगा। GM पोर्टल का उपयोग, ये सब गुड गवर्नेंस के अंतर्गत रखा गया है जिसमें गवर्नमेंट को काम करना है। A फॉर एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ULB के अधोसंरचना विकास के लिए आवंटन कितना दिए गए हैं 750 करोड़। बागवानी विश्वविद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको कितना दिए गए हैं 170 करोड़। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान के लिए आपको कितना दिया गया है 100 करोड़। जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर में हाईवे अड्डों का विकास के लिए दिया गया है, जो आपको बजट के अनुसार कुछ अमाउंट दिया गया होगा इसके लिए भी।
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना लोगों तक पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू दे देना चाहिए, बीच का कोई मेडिएटर वाला काम नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से लगता है अगर बजट पास होता है तो बजट अगर आपको पूरा पैसा पहुंचता है, बीच में मीडिएटर लोग नहीं पहुंचते हैं, तो अगर हर एक छत्तीसगढ़िया आदमी के पास पैसा जाएगा तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा, छत्तीसगढ़ का विकास होगा। पर कुछ लोग बीच में आकर खाते हैं, तो ये करप्शन का जो चोला है वो छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर देगा। पुलिस स्टेशन को मजबूत करने के लिए कितना, 70 करोड़। नए अग्निशमन स्टेशनों की स्थापना के लिए आपका 44 करोड़ वृद्धि हो गया। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए आपका 100 करोड़ पास किया गया है। अब आगे देखते हैं। और टी फॉर टेक्नोलॉजी के लिए डायल 100 और 112 सेवा के लिए आपका 125 करोड़। ई धरती का कार्यान्वयन के लिए 48 करोड़। वाणिज्य कर विभाग में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट के लिए 41 करोड़, है ना। सेट डाटा सेंटर की स्थापना के लिए 40 करोड़। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए आपका दिया है 40 करोड़ दिया। अदालतों का कंप्यूटरीकरण के लिए दिया है आपका 37 करोड़। अपराध और आपराधिक ट्रेडिंग नेटवर्क प्रणाली के संचालन के रख रखाव के लिए आपको दिया है 25 करोड़। प्राथमिक कृषि सहकारिता समिति का डिजिटलीकरण के लिए आपको दिया गया है 24 करोड़। तो ये अलग अलग जो डिसाइड किया गया है, अलग अलग चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट करना है। गति को डेवलपमेंट करना है तो गति को डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग डिसाइड किया गया है, जिसमें अब आई है, बच गया आई, बाकी तो 3 पढ़ लिए। अब आई को पढ़ते हैं। तो आई में क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले वर्ष की तुलना में बजट अनुमान 3 गुना से अधिक है। व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत सिंगल विंडो सिस्टम का कार्यान्वयन ताकि आसानी से चीज़ों को और डेवलप किया जा सके। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना। रोजगार उन्मुख औद्योगिक नीति डेवलपमेंट करना। मुख्य क्षेत्रों के अलावा सेवा क्षेत्रों का संवर्धन करना। अग्निवीर और आत्मसमर्पण नक्सलियों को नौकरी में प्राथमिकता देना। अब शिक्षा, तो ये हो गई गति। गति के लिए अब शिक्षा के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी देख लेते हैं। कॉलेजों का निर्माण और नवीनीकरण। पीएम स्कूलर फॉर राइजिंग इंडिया एक नया योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। उसके लिए आप यहाँ से बजट पास किया गया है ताकि इसका जो भी होगा 60-40 का रेशियो हो सकता है या कुछ और रेशियो होगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भागीदारी है। 24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का उन्नयन करना। आईटीआई का आधुनिकीकरण करना। बलरामपुर और राजनांदगांव में एक नए 500 सीटर आवासीय स्कूल भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान है। 12 नर्सिंग कॉलेज और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज बनाना। दिव्यांगों के लिए शैक्षणिक संस्था बनाना होगा। 75 उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में कॉलेज। और नए रायपुर में ईडू सिटी, ये पूछेगा कहीं ना कहीं, ईडू सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो नया रायपुर में होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए भी पैसा दिया गया है बजट के द्वारा, बजट के माध्यम से उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए इतना पैसा पास किया गया है 1850 करोड़। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा पास किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्वस्थ भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 146 करोड़ किया गया है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 132 करोड़ किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में उन्नयन संस्था के लिए 10 करोड़ पास किया गया। रायपुर में ART केंद्र की स्थापना के लिए भी 10 करोड़ पास किया गया है। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत महतारी वंदन के लिए
ये पास किया गया है। राष्ट्रीय एवं ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए भी, NLM के लिए भी 800 करोड़ पास किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में फोकस करना है। अब मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है, इसमें भी 100 करोड़ पास किया गया है। हाई स्कूलों की लड़कियों को साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 40 करोड़। एकीकृत समर्थन सेवा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी के लिए 20 करोड़ पास किया गया है। जनजाति की ओर देखते हैं तो नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए 220 करोड़ पास किया गया है। जनजाति क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत 50 करोड़ पास किया गया है। धरती अब्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 30 करोड़ पास किया गया है। पॉम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ पास किया गया है। बस्तर ओलंपिक को बढ़ावा देने के लिए पास किया गया। बस्तर और सरगुजा में होम स्टेट के विकास के लिए भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इस बार फोकस है। जसपुर में साहसिक पर्यटन और पर्यटन सर्किट का विकास किया जा रहा है। बस्तर और सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास पर लगातार कार्य किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग की ओर देखते हैं तो कृषि पंप को मुफ्त बिजली प्रदान करना, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सब्सिडीज देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पैसा पास किया गया है। सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं के लिए अनुदान प्रदान किया गया है। नियाद नेलनार योजना ये कहाँ पे है, इसको कमेंट करके बताना। इसके लिए भी 40 शिविर और 70 गांव का विद्युतीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए भी पैसा पास किया गया है। नवा रायपुर में नया पावर स्टेशन बनाया जा रहा है, उसके लिए भी पैसा पास किया गया है। अब देखते हैं वर्तमान कीमत पर GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि कितनी हुई है। वर्तमान कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, 5,12,107 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया, 5,67,880 करोड़ हो गया, जो 2024-25 में 11% के साथ वृद्धि हुआ। अब देखो टारगेट है 25-26 में 12% के साथ वृद्धि करना है, तो वृद्धि के लिए हमको कितना टारगेट रखा गया है, 6,35,918 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। तो छत्तीसगढ़ का बजट और बेहतर हो जाएगा, आगे और बढ़ जाएंगे हम लोग, है ना। तो टोटल हमारा विकास और अच्छा होगा। और राष्ट्रीय ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो वृद्धि दर है अभी कितना है, 12% है। और स्टेट का कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना है, 10% है। तो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है। पिछले साल भी कितना था, 11% था। तो अगर डेवलपमेंट अच्छा होता है तो विकास भी अच्छा होगा, और विकास अच्छा होगा तो पैसा भी अच्छा बनेगा, जिससे हम डेवलपमेंट पे पैसा लगा सकते हैं। आर्थिक स्थिति और क्षेत्रीय वृद्धि, है ना। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का अगर आकलन करते हैं तो देखते हैं क्या है इसमें आकलन में। स्थिर मूल्य पर इसका अगर आकलन करते हैं तो इंडिया का जो आपका है GDP होगा, ये GDP होगा, और ये स्टेट के लिए हो तो स्टेट लग गया है। तो इंडिया के लिए GDP कितना था, 6.4 था, और छत्तीसगढ़ का कितना था, 7.5% था। वहीं अब एग्रीकल्चर में देखते हैं तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट में कितना है, इंडिया का कितना है, 3.76 था, और छत्तीसगढ़ कितना था, 5.38। इंडस्ट्रियल मतलब छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर में भी आगे है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में था इंडिया का 6.22%, और छत्तीसगढ़ कितना था, 6.92%। मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी छत्तीसगढ़ इंडिया की जो GDP है उसमें आगे है। अब सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर में भी इंडिया का कितना है, 7.22 कंट्रीब्यूशन है, और छत्तीसगढ़ का कितना है, 8.54 कंट्रीब्यूशन है। मतलब
तीनों में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस में अगर एक देखा जाए तो हम इंडिया के ग्रोथ रेट से आगे हैं। हमारा कितना है ये अलग अलग सेक्टर के हिसाब से बताया गया है। अब क्षेत्रीय योगदान देखते हैं। क्षेत्रीय योगदान 24-25 का कैसा रहा? तो क्षेत्रीय योगदान हो गया, ये तो किस में था? परसेंटेज में था। अब ये भी परसेंटेज में कैसे रहा क्षेत्रीय योगदान स्थिर मूल्य पर, उसको भी देखते हैं। आर्थिक क्षेत्र में आपका क्षेत्रीय वृद्धि कितना था उसके बारे में था। अब ये क्षेत्रीय योगदान देखते हैं। तो क्षेत्रीय योगदान में कितना परसेंट था? जैसे इंडिया का, ये इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया और ये छत्तीसगढ़ हो गया। तो 24-25 में कितना था? तो एग्रीकल्चर का इंडिया का था 14.16 और छत्तीसगढ़ का था 16.80। मतलब छत्तीसगढ़ का ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 30.81% इंडिया का था और 47.90% किसका था? आपका छत्तीसगढ़ का था। मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर में इंडिया का 55.03% है, मतलब बहुत ऊपर है। और छत्तीसगढ़ का सर्विस सेक्टर में जो परसेंटेज है वो कम है। कितना है? 35.30। मतलब छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा डेवलप कर रहा है इंडस्ट्री में, फिर सर्विस सेक्टर में, फिर आपका एग्रीकल्चर में। वहीं पर अगर आप इसकी परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में सर्विस सेक्टर में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है, फिर आपका इंडस्ट्री में है, फिर आपका एग्री एग्री एग्रीकल्चर में है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड उल्टा है। ये आर्थिक स्थिति क्षेत्रीय वृद्धि में है ना, ये भी परसेंटेज में ही है और इसको भी देखें तो ये भी परसेंटेज में है। अब प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है? 8.66। किसमें? प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में। और छत्तीसगढ़ ग्रोथ रेट कितना है? 9.37% ग्रोथ। 8.66 ग्रोथ रेट के हिसाब से इंडिया में प्रति व्यक्ति आय है 2,01,62 साल की कमा लेते हैं। और हमारे यहाँ 1,62,870 इतना कमा लेते हैं। मतलब हमारे यहाँ अगर एवरेज आय देखो एक महीने का तो लोगों के पास 13,000 के आसपास मान के चलो। और इंडिया में अगर देखेंगे तो ये 18,000 के आसपास होगा, 18 नहीं 17,000 के आसपास होगा। तो हम भी अभी भी इंडिया के जो एक नॉर्मल एवरेज है उससे कम कमाते हैं। बाकी सब में ग्रोथ रेट अच्छा दिखता है, पर जब आय की बात होती है, छत्तीसगढ़िया लोग की आय की बात होती है, तो छत्तीसगढ़िया की आय कम कैसे हो जाता है? अब यही तो बात है कि एजुकेशन अगर सही तरीके से होता, एजुकेशन प्रॉपर वे में होता तो इसमें आय में कमी नहीं होती, आय प्रॉपर बढ़ता। वहीं पे अब केरल में बेरोजगारी रेट 39% है और हमारे छत्तीसगढ़ में 6 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है भाई। केरल में अगर बेरोजगारी है तो वहाँ पे एजुकेशन के बेस पे बेरोजगारी है, और हमारे यहाँ बेरोजगारी है तो बेरोजगारी कम क्यों है? क्योंकि सब लोग ईटा भट्ठा में जाके काम कर लेते हैं, कोई खेती में जाके काम कर लेते हैं। उसको भी अगर गवर्नमेंट रोजगार की तरह काउंट कर दे तो कहाँ से वो बेरोजगार रहेंगे? वो तो सब लोग काम कर रहे हैं। फिर रिक्शा में भी काम चलाकर भी वो रोजगार प्राप्त कर ले रहे हैं। तो यही वाली सोचने वाली बात है। अगर एजुकेशन बहुत अच्छा है तो वहाँ स्ट्रक्चरल बेरोजगारी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी हो सकता है। पर जब एजुकेशन की क्वालिटी अच्छा नहीं है, एजुकेशन में हम काम ही नहीं किए हैं ठीक से, या एजुकेशन डेवलप ही नहीं हो पाया प्रॉपर, तो आप छोटे पोस्ट पे भी दे दोगे या तो कोई इधर उधर का जॉब भी दे दोगे तो भी उसको रोजगार ही माना जाता है। तो ये सोचने वाली बात है। अगर छत्तीसगढ़ को रियल में डेवलपमेंट करना है, छत्तीसगढ़ का विकास करना है, तो सही तरीके से काम करना पड़ेगा। कुछ गलतियां हो सकती हैं, आप उसे सुधारें और इसको देख ले, एक दो बार रिवाइज कर ले, बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।